हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पहले बता दूं ये इस साल का लास्ट लेक्चर है, यानी इस सेशन का लास्ट लेक्चर है। यानी आज सिलेबस आपका एंड हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल डन 100%। ठीक है, तो कल का लेक्चर मैं मान के चल रहा हूं आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और मैंने बताया था कि इवोल्यूशन पढ़ने का नहीं होता, इवोल्यूशन फील करने का होता है, इवोल्यूशन समझने का होता है, इवोल्यूशन कोरिलेट करने का होता है। ठीक है, जो मैंने काफी चीजों से कल कोरिलेट कराया है, तो कल का कंसेप्ट एकदम ब्रेन में सेट है। यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में कहीं आपको कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? तो आज इस सेशन को एंड करते हैं जिससे कि मंडे से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर पाए। क्लियर है? बिल्कुल ओके। तो इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मंडे को कराने वाला हूं। ठीक है, और सैटरडे को भूल मत जाना। ठीक है, सैटरडे इवनिंग सबको आना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लेक्चर में, जिसके अंदर हम पूरी एनसीईआरटी साथ में कराने वाले हैं। ठीक है, तो 11th आपका वहां चलेगा और 12th आपका यहां चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जिसमें रिवीजन भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का टारगेट क्या है? देखो, हार्डी विंगवर्क बचा हुआ है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में छोटा सा, तो वो मैं कराता हूं। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब एक ब्रीफ समरी दे रखी है एनसीईआरटी ने। ठीक है, उसको मैं फ्लो डायग्राम में खत्म कर दूंगा। ठीक है, और ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है भाई, हमारी हिस्ट्री कैसे है, हम कैसे बने, मंकी से होमो सेपियंस सेपियंस कैसे बन गए, समझ रहे हो ना? इसका पूरा पूरा हिस्ट्री कैसे, पूरा पास्ट पूरा मैं एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूं और ब्रेन में सेट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का टारगेट ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, पर साथ में थोड़ा सा बचा था हार्डी विंगवर इक्वेशन। ठीक है, कुछ फ्लो डायग्राम मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, टाइमली एंड हो जाए और मैं समझाने पर ज्यादा फोकस करूं आज। ठीक है, तो हार्डी विंगवर इक्वेशन क्या है, हार्डी विंगवर साहब ने क्या कहा था, क्या बोला था? भाई हार्डी विंगवर्क साहब के हिसाब से उन्होंने कहा, एक अगर कोई बड़ी पॉपुलेशन है, ध्यान रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, और आपसे पूछे हार्डी विंगवर इक्वेशन या प्रिंसिपल, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। ये बड़ी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होता है, छोटी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल नहीं होता। हार्डी विंगवर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर एक बड़ी पॉपुलेशन है और रैंडम मीटिंग हो रही है, समझ, रैंडम, सेलेक्टिव नहीं हो रही भाई, इसी मतलब शेख की मीटिंग शेख में ही होगी ऐसा नहीं है, रैंडम मीटिंग हो रही है, कोई, समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, तो किसी बड़ी पॉपुलेशन में किसी एलील, हर जीन के दो एलील होते हैं आप जानते हो, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स बड़ा पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसका एक पार्ट जेनेटिक्स में भी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी, पर एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर मैं भी कराऊंगा। ठीक है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें किसी जीन या एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसी बात बोली थी हार्डी विंगवर्क साहब ने, समझना। पर उन्होंने शर्त रखी थी कि एक बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, और कुछ फैक्टर्स बोले थे उन्होंने, ये फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए। तो उस बड़ी पॉपुलेशन में किसी भी एलील या जीन के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, उस इक्वेशन के हिसाब से वो इक्वेशन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी बात समझा रहा हूं। तो हार्डी विंगवर्क प्रिंसिपल कहता है कि एक पॉपुलेशन है, कैसी पॉपुलेशन है? लार्ज पॉपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील, एलील ऑफ जीन, हर जीन के दो एलील होते हैं आप जानते हो। ठीक है, जैसे आप जानते हो, मान लो नॉर्मल केस में क्या होता है, एक मेल है तो एक फीमेल है। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम मेल के गैमीट से आते हैं, मतलब मेल से आते हैं 23, और 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। यानी ऐसे भी कह सकते हो, दोनों मिलाकर के 44 प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम हमें मिलते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम में कुछ मेल से मिल रहे हैं 50%, 50% फीमेल से मिल रहे हैं, पर 46 क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं करते, इनमें से कोई 23 ही करते हैं। क्लियर है? यानी अगर इसके हिसाब से देखोगे, मैं इन लोकस, या लोकस का मतलब क्या था समझो, ये मानो एक मेल से क्रोमोसोम आया है तो एक फीमेल से आया है। ठीक है, इनमें हर जीन के दो एलील होते हैं। ठीक है, तो एक एलील देखो यहां है, सेम लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम के पास भी एक एलील है। ठीक है, इनमें से कोई एक एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, जेनेटिक्स में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, या तो, ठीक है, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकते हैं, या हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। ये 3 कंडीशन है, मिल सकती हैं।
समझ रहे हो? यानी एक पर दोनों भाई, दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो या एक कैपिटल एक स्मॉल हो, तीन ही तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अगर डोमिनेंट को आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिसेसिव को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हार्डी-विंगर साहब बोलते हैं इस जीन या इनके एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है और इनके हिसाब से इक्वल टू 1 रहती है। जैसे उन्होंने कहा अगर मान लो ये जीन है, ठीक है, एक P और Q से रिप्रेजेंट किया, तो भाई इक्वेशन क्या आएगी? P² प्लस Q² प्लस 2PQ=1। ऐसी बात बोली इन्होंने, अपनी एक इक्वेशन दी। या उन्होंने कहा कि हर जीन के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बात तो एक ही है ना, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, या ऐसे भी बोल सकते हो P प्लस Q इक्वल टू 1, बात फिर भी एक ही है। तो हार्डी-विंगर साहब बोलते हैं कि मेरी जो इक्वेशन है एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है और इक्वल टू 1 ही आएगी, पर शर्त है एक बड़ी पॉपुलेशन हो, समझ रहे हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, रैंडम मेटिंग होती हो, सेलेक्टिव मेटिंग ना हो, कुछ फैक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। तो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगी, और 1 आने का मतलब है उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तभी तो किसी भी जीन के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो कोई अल्टरेशन चेंज नहीं हो रहा। पर शर्त बोली है उन्होंने, ठीक है, शर्त बोली है, शर्त मत भूल जाना, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग और 5 फैक्टर जो बताने वाला हूं वो एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, तब इक्वल टू 1 आएगी। क्योंकि हर जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एलील होंगे और 2 एलील के कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक कैपिटल को P से और स्मॉल को Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उस एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विंगर प्रिंसिपल, P² Q² प्लस 2PQ इक्वल टू 1, या P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या P प्लस Q इक्वल टू 1। क्लियर है? बिल्कुल, ये थी उनकी इक्वेशन। और उन्होंने बोला अपनी शर्त जो रखी वो ये रखी कि जीन या एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन लार्ज पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर जनरेशंस, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, पर शर्त है, पहली शर्त लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरी शर्त मेटिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडम, और तीसरी शर्त है कि 5 फैक्टर वहां पर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ एवर 5 फैक्टर्स। यानी उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तो उनकी इक्वेशन इक्वल टू 1 रहेगी, शर्त है, ठीक है। और इक्वल टू 1 रहने का मतलब है वहां पर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। पर रियल लाइफ में यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही भाई, माइग्रेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म में एप्लीकेबल हो रही हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पर आपको ध्यान रखना है, अगर वो कह रहे हैं ये 5 फैक्टर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो इक्वल टू 1 होगी इनकी इक्वेशन। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर एप्लीकेबल हो रहा है, या सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है, या लार्ज पॉपुलेशन नहीं है, तो वो इक्वल टू 1 नहीं होगी, डेविएट करेगी। और डेविएट करेगी अगर इससे, तो समझना वहां पर इवोल्यूशन हो रहा है, सिंपल सी बात, बहुत साइंटिफिकल वे में समझा रहा हूं इस चीज को मैं। तो ये थी हार्डी-विंगर इक्वेशन, ठीक है। उन्होंने एक बड़ी पॉपुलेशन में किसी भी जीन या इसके एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बताया है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पर उन्हें कुछ शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? रैंडम मेटिंग, बड़ी पॉपुलेशन और 5 फैक्टर एप्लीकेबल ना हो। तो उस जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, P² प्लस Q² प्लस 2PQ इक्वल टू 1, ठीक है, जिसको P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, जिसको P प्लस Q इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। ये ऑलवेज 1 रहेगा अगर ये शर्त एप्लीकेबल हो रही है तो। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल, बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत सिंपल फॉर्म में। एक मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर जेनेटिक्स में, ठीक है, इसलिए जेनेटिक्स समझनी जरूरी है। मैं एक तभी सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि प्रिंसिपल को लगाना बहुत आसान है, इक्वेशन को लगाना बहुत आसान है अगर आपको जेनेटिक्स समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मानो ये बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड, ट्रेड मतलब करेक्टर,
और करेक्टर का मतलब है यहाँ पर रिसेसिव ट्रेड करेक्टर, यानी यहाँ पर पी की बात नहीं कर रहा, रिसेसिव यानी क्यू की बात कर रहा है। और करेक्टर के लिए दो एलील चाहिए, सिंगल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये रिसेसिव ट्रेड का मतलब है ये क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर 16% दे रखा है उन्होंने, समझना, क्यू स्क्वायर 16% दे रखा है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16%, ये तो समझ में आ ही गया आपको जो दे रखा है। इसको ऐसे तो लिख सकते हो, ठीक है, परसेंटेज को हटा दोगे 0.16, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, परसेंटेज हटा दी मैंने, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन अ पॉपुलेशन, डोमिनेंट एलील की बात कर रहा है, डोमिनेंट एलील मतलब पी की बात कर रहा है, पी पूछना चाह रहा है इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर, क्यू निकाल लो उसका, सिंपल सी बात है, क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट चढ़ा दो 0.16 इक्वल टू 0.4 आ गया क्यू। क्यू दे रखा है और पी इन्होंने पूछा है, अब क्या दिक्कत है, बस ये आपको आना चाहिए निकालना, और पूछा क्या है ये समझना, और जेनेटिक्स क्या एप्लीकेबल हो रही है। तो जेनेटिक्स में ही इसके क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, जिससे कि बच्चे को जेनेटिक्स आती हो ना तो वो इजीली कर लेगा, ठीक है। जेनेटिक्स में भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, समझ में आ गया। रिसेसिव ट्रेड, डोमिनेंट एलील, ये चीज समझनी होगी आपको, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो बस P प्लस क्यू, सिंपल है, ठीक है। P दे रखा है, क्यू, P प्लस क्यू इजिकल टू 1, आप जानते ही हो, ठीक है। इन्होंने P पूछना है तो P इजिकल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, यानी 0.6 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये आपका आंसर हो गया, अरे ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। डीपीबी में भी हमने 2-3 क्वेश्चन डलवा दिए हैं, जिससे कि एक बार आप भी प्रैक्टिस करना, और जेनेटिक्स में आपसे और प्रैक्टिस करवा लेंगे, तो इससे आपको अच्छे से परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हार्डी विंगर साहब की बात इतनी है। अब मैं बात कर रहा हूं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ऑलरेडी मेंशन है और मैं पढ़ा भी चुका हूं पूरा का पूरा, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया था ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को तोड़ के फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया है, जो ऑलरेडी मैंने पहले से करा रखा है। जैसे सबसे पहले क्या, कैसी लाइफ आई थी, सेलुलर या ए सेलुलर, भाई सबसे पहले ए सेलुलर लाइफ आई थी 3 बिलियन ईयर एगो, फिर कैसी लाइफ आई उसके बाद, फिर सेलुलर लाइफ आई, कब आई, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। सेलुलर लाइफ के अंदर प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, उसमें इनवर्टिब्रेट आए थे, याद हो आपको इनवर्टिब्रेट, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आए होंगे, तभी तो वर्टिब्रेट आए होंगे। तो इनवर्टिब्रेट कब आए, लगभग 500 मिलियन ईयर एगो, अब बिलियन की बात नहीं कर रहा, मिलियन की बात कर रहा हूं, 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट आए। इनवर्टिब्रेट के बाद नो डाउट वर्टिब्रेट आए होंगे, पर वर्टिब्रेट में पहले जॉलेस फिश आए थे, याद हो मैंने आपको कराया था कहां पर, एनिमल किंगडम के अंदर जॉलेस फिश आए थे पहले, फिर जॉड फिश आए थे, ठीक है। जॉलेस में साइक्लोस्टोमेटा मैंने आपको बताए थे, याद हो, एग नेथा, फिर नेथोस्टोमेटा, याद आ गया, हाँ। तो सबसे पहले, ठीक है, वही वर्टिब्रेट के अंदर जॉलेस फिश आए लगभग 350 मिलियन ईयर एगो, जॉलेस फिश, ठीक है, लाइक साइक्लोस्टोमेटा। फिर उसके बाद जॉड फिश आए थे, यानी नेथोस्टोमेटा, एनिमल किंगडम को पूरा अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। नेथोस्टोमेटा, नेथा माने जॉ, स्टोमा मतलब माउथ, जिनके माउथ में जॉ था, ठीक है। जो पहली जॉड फिश थी लगभग 350 मिलियन ईयर एगो ही मैं इसको लेके चल रहा हूं, क्योंकि लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। इसको नाम दिया था ना लैटिमेरिया, या सीलाकैंथ भी बोलते हैं इसको, या लोफिन फिश भी बोलते हैं, लोफिन फिश, क्योंकि ये फिश ऐसे थे जो चला करते थे अर्थ पर, ये पानी के किनारे, क्योंकि इन्होंने लंग्स डेवलप कर लिए थे अपने अंदर, फिर पानी से निकलते थे और लंग्स पर अपने फिन को नीचे करके पैरों की तरह टेट्रापोडा की तरह चला करते थे ये, ठीक है। तो चलने में सक्षम हो गए थे, इनको जॉड फिश बोलते हैं। 350 मिलियन ईयर एगो आए थे, लैटिमेरिया, सीलाकैंथ या लो फिन फिश बोल सकते हो इनको, ठीक है। इनको एक फिशरमैन ने, मछुआरे ने, फिशरमैन ने 1938 में अपने जाल में पकड़ा था। तब साइंटिस्टों ने देखा यार ये तो वो फिश हैं जो ड्यूरिंग एवोल्यूशन, यानी प्रकृति जब धीरे धीरे चेंज हो रही थी और धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में हम एंटर कर रहे थे, कनेक्टिंग लिंक एम्फीबिया बन रहे थे, उस समय थे, आज भी हैं, बिना किसी परिवर्तन, तभी तो उनको नाम दिया हमने लिविंग फॉसिल, यानी इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, आज भी देखने को मिलते हैं।
क्योंकि उस फिशरमैन ने इसको पकड़ा था साउथ अफ्रीका में, समझ रहे हो ना मेरी बात। तब से हमने समझा कि यार ये अभी भी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इनको हमने नाम दिया लिविंग फॉसिल। हम मानते थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, पर जब वो फिशरमैन को मिली थी फिश, तब लगा हमें यार ये अभी भी हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, समझ रहे हो, आदि सागर के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि फिशरमैन को मिले थे, समझ में आया, लेटिमेरिया। एक्चुअल में ये वही फिश है, ठीक है, समझ रहे हो, जिन्होंने आगे जाकर के एम्फीबिया बनाए थे, क्योंकि लंग्स तो डेवलप कर ही लिए थे इन्होंने, इन्हीं से एम्फीबिया बने। पर जो इनिशियल एम्फीबियंस बने थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। अब जो इनिशियल एम्फीबिया बने थे उन्हीं से फ्रॉग और सेलेमेंडर जैसे एम्फीबिया बने, इन्हीं से फ्रॉग और सेलेमेंडर जैसे एम्फीबिया बने थे, ठीक है, फर्स्ट एम्फीबिया। पर फर्स्ट एम्फीबिया क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। पर एनसीईआरटी पैरेलल एक लाइन लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि एम्फीबिया जो बने थे, यानी एम्फीबिया का मतलब है अर्थ पर एनिमल की पहली एंट्री हुई थी। पर एनिमल एनसीईआरटी कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पर पहले एनिमल ही आए थे, एनिमल से पहले प्लांट आ चुके थे, वो समझा रही है आपको पैरेलल, और पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने पैरेलल लिख दिया है, इन्वेडेड लैंड आफ्टर प्लांट, नो डाउट। एम्फीबिया, फर्स्ट एम्फीबिया अर्थ पर आए थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, एक्सटिंक्ट भी हुए थे, पर इनसे पहले, ठीक है, प्लांट वहां पर एंटर कर चुके थे, अर्थ पर प्लांट की एंट्री हो चुकी थी, लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, समझ रहे हो, एंट्री हो चुकी थी। क्लियर है, समझना ये वाली बात, ठीक है। तो फर्स्ट एम्फीबिया बने लाइक फ्रॉग, सैलेमेंडर, ये तो आज भी सरवाइव करते हैं, पर इनिशियल एम्फीबियन एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। और इन्हीं एम्फीबिया से आगे जाकर के रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। मैंने बोला भी था एम्फीबिया बहुत परेशान थे यार, बहुत समय हो गया पानी के किनारे रहते रहते, यार मजा नहीं आ रहा, आगे बढ़ा जाए। तो एक एम्फीबिया ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है भाई, भाई अंडे देने के लिए तो पानी चाहिए, क्योंकि एम्फीबियंस जेलेटिनस एग को रिलीज करते हैं, जेलेटिनस एग, ठीक है, बहुत सॉफ्ट एग होते हैं जो अर्थ पर डैमेज हो जाएंगे, तो उनको पानी चाहिए, बिना पानी के वो एग लेइंग नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है उनके अंदर। तो उन कुछ एम्फीबिया ने कहा अच्छा ये बात है, तो ठीक है, उन्होंने अपने अंडों को क्लाइडोइक एग में कन्वर्ट किया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए अंडे। जो ऐसा कर पाए वो आगे बढ़ पाए, जो ऐसा नहीं कर पाए वहीं रह गए, सिंपल सी बात, समझ रहे हो, फ्रॉग के फ्रॉग, समझ रहे हो, हाँ यही यही तो इवोल्यूशन है, ठीक है। तो फ्रॉग और सैलेमेंडर जैसे एम्फीबिया बने थे इनिशियल एम्फीबियन से, इनिशियल एम्फीबियन एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है, और यही आगे जाकर के रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए थे, अर्ली रेप्टाइल्स बने थे। जो अर्ली बने थे वो एक्सटिंक्ट हुए अक्सर कर, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मतलब मॉडिफिकेशंस नहीं थे, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक टाइप के बन के रह गए थे। तो ये अर्ली रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए, पर अर्ली रेप्टाइल भी एक्सटिंक्ट हो गए। पर इन अर्ली रेप्टाइल्स एक सीरीज बनी, इनसे डायनासोर्स बने, इनसे, ठीक है, टर्टल बने, इनसे लिजार्ड बनी, इनसे स्नेक बने, इनसे टोटोरा बने, इनसे क्रोकोडाइल बने, ये सब सर्वाइव्ड कर रहे हैं। पर डायनासोर्स एक समय के बाद एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी, क्योंकि आज के टाइम पर डायनासोर्स नहीं मिलते, ठीक है। हाँ, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटोरा, क्रोकोडाइल ये आज की डेट में मिलते हैं। ये पूरी सीरीज सीक्वेंस से याद रखनी है आपको, डायनासोर्स, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटोरा, क्रोकोडाइल, सीरीज आपको पूरी याद रखनी है। ये सारे बने थे अर्ली रेप्टाइल से, पर अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए, और अर्ली रेप्टाइल के बाद डायनासोर्स भी आगे जाकर के एक्सटिंक्ट हुए थे, ये आज की डेट में सर्वाइव्ड हैं। और मैंने बताया था रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स बने थे, क्योंकि आर्कियोपेटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, उसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे और बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, दोनों को जोड़ने की कड़ी है। यानी अर्ली रेप्टाइल से ही बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन्हीं से आगे जाकर के मैमल्स बने थे, भाई कुछ रेप्टाइल्स आगे जाकर के मैमल्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो एक्चुअल में सबका उद्विकास इन अर्ली रेप्टाइल से ही हुआ है, जो आगे जाकर के एक्सटिंक्ट हो गए, समाप्त हो गए, समझ रहे हो। हाँ, अब मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूं, इसी में कुछ डायनासोर्स ही थे, आपने कभी मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है, ठीक है। सम बैक इन वाटर, एक समय आया लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, मेटेरॉइड्स आ रहे थे, तो कुछ डायनासोर्स ने डिसीजन लिया, नहीं भाई अर्थ पर नहीं रहेंगे, हमें पानी में लौटना होगा, और वो पानी में वापस लौट गए, समुद्र में, सागर में लौट गए, और जहां वो दैत्य आकार के बने, समझ रहे हो, वहां सर्वाइबिलिटी उनकी थोड़ी लंबे समय तक थी, ठीक है। इनको नाम दिया हमने इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर्स, ये सर्वाइव किए थोड़ा और लंबे समय तक, ठीक है, समझ रहे हो, कंपैरेटिव अदर ये थोड़ा सा लंबे समय तक सर्वाइव किए। 200 मिलियन ईयर एगो की बात है, 200 मिलियन ईयर एगो,
ये पानी में पाए जाते थे। इक्थियोसॉर्स, दैत्याकार डायनासोर्स पानी के अंदर, समझ रहे हो? हाँ बेटा। और इन्हीं के पूर्वज हैं, वंशज हैं क्रोकोडाइल, गैवियाल, घड़ियाल, इन्हीं से कहीं ना कहीं लाइनेज से निकले हुए हैं। ठीक है, चलो भाई ये समझ में आ गया। अब बात आती है, अगर मैं डायनासोर्स की बात करता हूं तो डोमिनेटिंग लैंड रेप्टाइल जुरासिक पीरियड के अंदर पूरे काल ही था। जुरासिक काल बहुत बड़ा पीरियड था, लगभग 250 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वो समय था जब ये दैत्य धरती पर अपना राज्य कर रहे थे। सबसे बड़े डायनासोर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दे रखा है टायरेनोसोरस था, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है टायरेनोसोरस रैक्स। हाइट इसकी 20 फीट है। ये एनसीईआरटी के डेटा हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने किसी और स्पीसीज को सरवाइव ही नहीं करने दिया। ये डोमिनेटिंग थे, जैसे आज के डेट में ह्यूमन डोमिनेटिंग है, तो उस जुरासिक पीरियड के अंदर, ठीक है, डायनासोर्स डोमिनेंट थे। ठीक है, टायरानोसोरस रैक्स मत भूल जाना, 20 फीट इसकी हाइट थी। ठीक है, बिगेस्ट डायनासोर्स में काउंट होता था। ठीक है, और लगभग, ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 150 मिलियन ईयर अगो, लगभग 65 मिलियन ईयर अगो, यानी और पास में आ गया। ठीक है, यहां पर आकर के डायनासोर अचानक से गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए। और जब गायब हुए तो वो जुरासिक पीरियड का अंत था और एक नए पीरियड की शुरुआत थी, जिसको क्रिटेशियस पीरियड बोलते हैं। यानी जुरासिक का जो अंत था उसमें अचानक से डायनासोर्स कम हुए, क्योंकि कहा जाता है कि मेटेरॉइड्स अर्थ पर आए। ठीक है, बड़े बड़े उल्का पिंड अर्थ पर आए जिन्होंने तबाही मचाई और डायनासोर्स बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए। कई भूख से मारे, कुछ इनके मेटेरॉइड्स की वजह से मारे, कुछ मतलब जब मेटेरॉइड्स पानी में गिरे तो समझ रहे हो ना, तूफान ये चीजें आई उनसे मारे। कुछ मतलब बहुत तरीके से, इनकी साइज बहुत बड़ा था, इनको खाना ज्यादा चाहिए था, और भी एनिमल मारे गए जिसकी वजह से इनको फूड नहीं मिल पाया, तो कुछ ऐसे मारे गए। फाइनली क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हो रही थी, जुरासिक का अंत हो रहा था, मतलब डायनासोर्स धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ चुके थे, एक्सटिंक्ट होने की, ठीक है, स्टेज पर आ चुके थे, और वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे। ठीक है, बस 65 मिलियन ईयर समय याद रखना है आपको। ठीक है, और फाइनली इसको आगे समझना, और नया युग स्टार्ट हुआ क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस युग स्टार्ट होते ही आपको पता है क्रिटेशियस के अंदर, ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हो बर्ड्स, ठीक है, इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। मैमल्स, इन सब का इवोल्यूशन इस क्रिटेशियस पीरियड में ही हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड में ही आकर के बर्ड्स, एंजियोस्पर्म, मैमल्स, इनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म और मैमल्स तेजी से इन्होंने ग्रोथ की, और आज के डेट में सब देखने को मिल ही रहा है आपको। ठीक है, क्रिटेशियस युग की बात है। इसको एनसीईआरटी ने एक दो ऐसे दो ग्राफ दे रखे हैं, प्लांट का भी दे रखा है, उस पर क्वेश्चन ना आया ना कभी आएगा। ठीक है, हाँ, ये एनसीईआरटी ने थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में नहीं दे रखा उसके बारे में, हाँ इसके बारे में दे रखा है। देखो, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, ये अर्ली रेप्टाइल्स है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर ये सबकी जननी थे 350, ठीक है, लगभग मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये वाली बात, इससे पहले लिखा होगा, लिखा तो होगा, हाँ हाँ, ये तो लिखा है ना कि वर्टिब्रेट, जॉर्ड वर्टिब्रेट आए 350, अर्ली रेप्टाइल आई 350, 350। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। तो लगभग 350 मिलियन ईयर एगो ये अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और इन्हीं से आगे जाकर के दो चीजें बनी, समझना, एक तो बने सौरोप्सिड और एक बने साइनोप्सिड, एक बने सौरोप्सिड, एक बने साइनोप्सिड। ये आपको एनसीईआरटी में समझना होगा, आपको एनसीईआरटी खोलने पड़ेगी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मैमल्स का ओरिजिन किससे हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जो मैमल्स बने वो साइनैप्सिड से बने, साइनैप्सिड से पैल्कोसोरस बने, इनसे थेराप्सिड बने, और थेराप्सिड से आगे जाकर के मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक सिंगल लाइनेज दी है, साइनैप्सिड। तो साइनैप्सिड से ये सब बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, समझना, सौरोप्सिड से ही सब बने।
सौरोप्सिड से आगे जाकर के टर्टिल बने, टर्टिल सौरोप्सिड से बने, सौरोप्सिड से ही आगे जाकर के लिजार्ड बने, सौरोप्सिड से ही आगे जाकर के, समझना मेरी बात, थीकोडोंट बने, और थीकोडोंट से ही आगे जाकर के आप बोलोगे क्रोकोडाइल बने, इन्हीं से क्रोकोडाइल बने, समझना। और इन्हीं से डायनासोर्स बने थे जो लगभग कह सकते हो क्रिटेशियस पीरियड के स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद इनका एक्सटिंक्शन हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गए थे क्रिटेशियस में। और इन्हीं से आगे जाकर के आर्कियोपेटेरिक्स और बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, इन्हीं से, ठीक है, कोई नया कुछ भी नहीं है। और इन्हीं से आगे जाकर के, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सौरोप्सिड की बात कर रहा हूं, सौरोप्सिड से ही, ठीक है, टॉर्टोराज बने और सौरोप्सिड से ही स्नेक बने। ये रेड कलर बता रहा है सौरोप्सिड को, सौरोप्सिड को, सौरोप्सिड से सब बने। ब्लू कलर बता रहा है साइनैप्सिड, साइनैप्सिड से सिर्फ मैमल्स बने हैं। ये सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, पहले ही बोलते रहा हूं फिर बाद में कहो, इस सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है कि पहले टर्टिल बने, लिजार्ड बने, स्नेक्स बने, टॉर्टोराज बने, क्रोकोडाइल बने, बर्ड्स बने, मैमल्स बने, इस सीक्वेंस में, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिनैप्सिड से क्या बना और सौरोप्सिड से क्या बना। सिनैप्सिड से सिर्फ मैमल्स बने हैं और रिमेनिंग सब कुछ सौरोप्सिड से बने हैं, और ये दोनों ही अर्ली रेप्टाइल से बने हैं जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और हर युग के बारे में बताने की कोशिश की है, लगभग 200 मिलियन ईयर अगो यहां पर इक्थियोसॉर्स बने थे, इक्थियोसॉर्स। इक्थियोसॉर्स यहां पर आकर के इक्थियोसॉर्स बने थे 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो यहां समय दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस दे रखी है, अर्ली रेप्टाइल से सौरोप्सिड सनॉप्सिड बने हैं, सनैप्सिड से सिर्फ मैमल्स और सौरोप्सिड से रिमेनिंग सब बने हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है और समझ में आया होगा। ये है आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा वही कहानी जो स्टार्टिंग में समझाई थी वही मैंने फिर से यहां समझा दी है, ठीक है। समय आपको याद रखना है बस। अब लास्ट में बचता है इसका ह्यूमन इवोल्यूशन, जो एक अपने में ही एक अद्भुत कहानी है, ह्यूमन इवोल्यूशन, समझ रहे हो। हाँ, तो एक बार मैं फिर से एक रिकैप कर रहा हूं उसको, कुछ है नहीं भाई। पहले ए सेलुलर, फिर सेलुलर, फिर इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जॉलेस, फिर जॉड फिश, लेटिमेरिया आए, इनसे एम्फीबिया बने थे, पर एम्फीबिया से पहले लैंड पर प्लांट पैर रख चुके थे। अर्ली एम्फीबिया नष्ट हो गए थे। फ्रॉग, सैलेमेंडर जैसे आज भी मिलते हैं जिनसे अर्ली रेप्टाइल बने थे। अर्ली रेप्टाइल भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर इन्हीं अर्ली रेप्टाइल से ये सब कुछ बने हैं, जैसे अभी दिखाया था एनसीईआरटी के डायग्राम में। बर्ड्स और मैमल्स भी इन अर्ली रेप्टाइल से ही बने हैं, जो अभी डायग्राम में दिखाया था मैंने, इसी को डायग्राम में बता दिया है। इक्थियोसॉर्स मैंने बता दिया, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, समुद्र में वापस चले गए थे। डायनासोर्स का जो पीरियड था वो जुरासिक पीरियड था, 150 मिलियन ईयर एगो। बिगेस्ट डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स है, 220 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। लगभग 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए और नया युग आया क्रिटेशियस, जिसके अंदर बर्ड्स, एंजियोस्पर्म और, ठीक है, मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी चीज को डायग्राम बना करके यहां एनसीईआरटी ने दिखा दिया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहानी है एक तरीके से, ओनली स्टोरी। और ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक स्टोरी की फॉर्म में ही मैं कराने वाला हूं, पूरा स्टोरी। एक चार्ट पहले मैं समझाऊंगा, चार्ट में ही लगभग पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, पर टाइम है इसलिए मैं उसको डिटेल में भी थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। एक चार्ट ऑलरेडी बना रखा है हमने इस पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन का, किस तरीके से ह्यूमन का उद विकास हुआ, कैसे हम धीरे धीरे बढ़े हैं और होमो सेपियंस सेपियंस बने हैं। हम रामा, शिवा, ड्रायोपिथेकस कुछ ऐसे हुआ करते थे, ठीक है, ठीक है। इससे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे जाकर के, ठीक है, होमो मतलब प्री हिस्टोरिक मैन में एंटर कर जाते हैं, जिसमें हम होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की बात करते हैं। और होमो इरेक्टस में जावा, पैकिंग, हिडलबर्ग आते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम मॉडर्न मैन की बात करते हैं। मॉडर्न मैन के अंदर, ठीक है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस सेपियंस आते हैं, 3 पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से होमो सेपियंस सेपियंस का ओरिजिन हुआ है, इसको मैंने एक फ्लो डायग्राम में समराइज कर दिया है। ये पूरा फ्लो डायग्राम है जो पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को मुट्ठी में कर देगा, जैसे मैंने ब्रेन को एक फ्लो डायग्राम से मुट्ठी में कराया था, ठीक है। अब समझना है इसको, समझ में आ गया तो खत्म ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में 4 चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, 4 चीजें। पहला, ठीक है, कि समय, क्योंकि सारा ह्यूमन इवोल्यूशन किसके आधार पर डिसाइड किया हमने फॉसिल, जो फॉसिल मिले हैं, तो फॉसिल में किस जगह मिले हैं, समय,
किस समय मिले, किस जगह मिले, उसके बेस पर हमने फॉसिल के नाम रखे या इनके नाम रखे। जैसे रामापिथेकस, सिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में मिले, जावा, पैकिंग, हिडलबर्ग, जो भी नाम रखे हैं वो जगह के हिसाब से। किस समय में, समय ध्यान रखना है, समय ध्यान रखना है, जगह ध्यान रखनी है, क्लियर है। इन सब की क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है उनकी खोपड़ियां जो मिली हमें, उनकी क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना उनका साइज था। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब सीसी नहीं है, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर में इनकी खोपड़ी का साइज, ठीक है। और चौथा, इनका कोई स्पेसिफिक फीचर। तो चार बातें ध्यान रखनी है, फिर से बोल रहा हूं। समय, इनके फॉसिल किस समय मिले थे, कहां मिले थे, उनकी खोपड़ी की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, और उनके कोई स्पेसिफिक फीचर। बस ये है मेन ह्यूमन एवोल्यूशन का सार। हम सब प्राइमेट्स हैं, समझ रहे हो, हम सब प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोसीमियन और सीमियन। ये डिस्कवरी पे दिखाते हैं अच्छे से, प्रोसीमियन, अगर डिस्कवरी देखते हो आप तो, ठीक है, या ठीक है, हाँ डिस्कवरी पे ही दिखाया है। प्रोसीमियन, ये लेमूर, लॉरिस, ये सब प्रोसीमियंस हैं, पेड़ पर रहने वाले चूहे जैसे मैमल्स, हम इन्हीं से बने हैं। फिर इनसे इनसे बने सीमियंस, सीमियंस यानी एंथ्रोपोइड्स, जो फेशियल एक्सप्रेशन देना जानते थे, एंथ्रोपोइड्स। जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये तीन हैं सीमियंस यानी एंथ्रोपोइड्स, जो फेशियल एक्सप्रेशन से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना जानते थे, वो सब एंथ्रोपोइड्स हैं। जिसमें मंकी दो टाइप के हैं, एक ओल्ड बर्ड मंकी, एक न्यू बर्ड मंकी। नाम से क्या लग रहा है, न्यू बर्ड मंकी, यानी हमारा क्लोज होगा ना। ओल्ड बर्ड हमारा ज्यादा क्लोज है कंपेरेटिव न्यू बर्ड, क्योंकि न्यू बर्ड मंकी स्पाइडर मंकी है, ये हमारा क्लोज नहीं है, समझ रहे हो। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा था, क्लोज कौन है, ये हमारा क्लोज नहीं है, हमारा क्लोज कौन है, न्यू बर्ड मंकी। क्लोज टू ह्यूमन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रिसिस मंकी, जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं, ठीक है। समझना, हम सब प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स दो होते हैं, प्रोसीमियन, सीमियन, तो हम सब सीमियंस हैं। प्रोसीमियन में तो वो पेड़ पर मिलने वाले चूहे जैसे प्राइमेट्स थे, लेमूर, लॉरिस, ठीक है। हम सब सीमियंस हैं। सीमियंस में तीन याद रखने हैं, मंकी, एप और ह्यूमन। मंकी में सिर्फ एक याद रखना है, एक ओल्ड बर्ड था, एक न्यू बर्ड था। न्यू बर्ड हमारा क्लोज नहीं है, हमारा क्लोज ओल्ड बर्ड मंकी है, रीसिस मंकी, याद रहेगा आपको। एप के अंदर आप चार जानते हो, गोरिल्ला, ऑरिंगटन, ठीक है, गिबॉन और चिंपैंजी। तो सबसे पहले कौन आए, गिबॉन आए। सबसे सिंपल टाइप के कौन थे, गिबॉन। गिबॉन के बाद ऑरिंगटन, गिबॉन, फिर ऑरिंगटन, फिर गोरिल्ला, फिर लास्ट में आते हैं चिंपैंजी। तो हमारे सबसे क्लोज कौन हुए, चिंपैंजी हमारे सबसे क्लोज है। इन सब की खोपड़ी का साइज देखोगे ना, तो गिबोन की खोपड़ी का साइज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था, ऑरिंगटन की 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था, गोरिल्ला की 550 क्यूबिक सेंटीमीटर था। हाँ, चिंपैंजी कंपैरेटिव थोड़ी छोटी खोपड़ी थी, बट इनसे बेटर थे समझदारी में, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ह्यूमन का सबसे क्लोज कौन है, आप बोलोगे चिंपैंजी हमारे सबसे क्लोज हैं, समझ रहे हो। हमारे क्रोमोसोम पैटर्न इनके क्रोमोसोम पैटर्न से बहुत मैच करते हैं, क्लियर है बिल्कुल। ये एप में इतना याद रखना है, ठीक है। गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी तो आपको याद रहेंगे, इसमें गोरिल्ला थोड़ा दूर है, पर चिंपैंजी हमारे बहुत नजदीक है, डिस्कवरी पे बहुत दिखाया जाता है इनके बारे में, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है, जो आपको डिटेल में पढ़ना है, यहां तो सर इतना ही पढ़ना है। अब जो डिटेल में पढ़ना है वो ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, हम सब प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स प्रोसीमियन, सीमियन होते हैं, हम सब प्रोसीमियन नहीं है, सीमियन है। जो एंथ्रोपोइड्स हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपने इमोशन को जाहिर करना जानते हैं, वो सब एंथ्रोपोइड्स होते हैं। मंकी, एप, ह्यूमन तीन आते हैं इसके अंदर। मंकी में ओल्ड बर्ड, न्यू बर्ड, आपको ओल्ड बर्ड याद रखना है, रीसिस मंकी जो ह्यूमन का सबसे क्लोज है। एप में चार याद रखने हैं, गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। चिंपैंजी ह्यूमन का सबसे क्लोज है, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी, खोपड़ी का साइज 400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ह्यूमन को डिटेल में समझना है, तो ये सीक्वेंस है, ये बस सार है पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन का। आपको चार स्टेप में ध्यान रखना है। सबसे पहले रामा शिवापिथेकस आए, ये एप जैसे ह्यूमन थे, एपी थे एक तरीके से। फिर एप और ह्यूमन के कनेक्टिंग लिंक आए, जिनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप मैन भी बोलते हैं। दो याद हो गए, कनेक्टिंग लिंक आ गए। अब हम ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन में दो बातें ध्यान रखनी है, पहले प्री हिस्टोरिक मैन आए,
प्री हिस्टोरिक मैन जिन्होंने स्टार्टिंग में हिस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, फिर मॉडर्न मैन आए। तो प्री हिस्टोरिक मैन में दो पढ़ाऊंगा मैं आपको, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस जिनमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, होमो इरेक्टस जिनकी बैकबोन सीधी हो गई थी। ये दोनों ही प्री हिस्टोरिक मैन है जो मैं समझाऊंगा आपको। और मॉडर्न मैन में तीन मैंने बताए थे, निएंडरथल, क्रो मैग्नन और होमो सेपियंस सेपियंस। अगर मैं क्रेनियल कैपेसिटी की बात करूं तो रामा शिवा पिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी तो वही, ठीक है, 400-500 के आसपास ही थी, ठीक है, क्योंकि एप जैसे ही थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जरूर 500 से 700 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी हो चुकी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर, एप मैन। जबकि प्री हिस्टोरिक मैन की अगर मैं बात करूं तो प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर होमो हैबिलिस की 650 से, ठीक है, 800 के बीच में, और होमो इरेक्टस 900 सीसी तक पहुंच गए थे। इनकी खोपड़ी का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था। जबकि मॉडर्न मैन की बात की जाए तो नेंडरथल 1400 थी, नेंडरथल 1400 सीसी थी। क्रोमैग्नन थोड़े बड़े थे, ठीक है, 1650, पर मॉडर्न मैन की भी 1400 सीसी ही थी, समझ रहे हो, 1400 सीसी मॉडर्न मैन की। तो मॉडर्न मैन की और निएंडरथल की खोपड़ी लगभग बराबर थी, ठीक है, जबकि क्रोमैग्नन की खोपड़ी कंपैरेटिव ज्यादा बड़ी थी, समझ रहे हो। ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, पहले रामाशिवा आए बिल्कुल एप जैसे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए जो एप और मैन के कनेक्टिंग लिंक थे, समझ रहे हो, और फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो पहले प्री हिस्टोरिक मैन फिर मॉडर्न मैन। प्री हिस्टोरिक में दो याद रखोगे, होमो हैबिलिस जिसमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, होमो इरेक्टस जो बिल्कुल सीधे चलना चालू कर दिया था। मॉडर्न मैन में तीन आते हैं, निएंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। रामाशिवा बिल्कुल एप जैसे थे, एप जैसी इनकी खोपड़ी थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी का साइज थोड़ा बढ़ा था, लगभग 500 से 700 बोल सकते हो। प्री हिस्टोरिक मैन में होमो हैबिलिस नो डाउट लगभग 600 से 800 के आसपास की रेंज की खोपड़ी थी इनकी, जबकि होमो इरेक्टस की खोपड़ी 900 तक पहुंच गई थी, 900 सीसी। मॉडर्न मैन में 1400, 1650, 1400 ऐसे याद रखना है। 1400 सीसी निएंडरथल, 1650 क्रोमैग्नन, अगेन 1400 सीसी होमो सेपियंस सेपियंस। तो एक तरीके से पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन यहां पर समराइज हो जाता है, पर मैं आपको थोड़ा सा इसको एनसीईआरटी की लाइंस को मैच कराता हुआ, थोड़ा समझाता हुआ आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो हम कहानी चालू करेंगे अब यहां से, रामा से लेकर के, और खत्म करेंगे होमो सेपियंस सेपियंस पर। क्लियर है। इस पूरी कहानी के अंदर चार बातों पर फोकस करोगे, समय, इनके फॉसिल किस समय पाए गए, किस जगह मिले, जिसके बेस पर इनका नॉमेनक्लेचर किया गया, ठीक है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ी है वो मैंने यही खत्म करा दी। क्रेनियल कैपेसिटी तो यही याद हो गई आपको, अब करना ही नहीं है आपको। इनके बस कुछ फीचर्स याद रखने हैं जो कहानी की तरह आपको याद रहेंगे। अब फीचर्स में मैं बता देता हूं, ऐसे याद हो जाएंगे। रामा शिवा बिल्कुल एप जैसे थे, चार पैरों पर चलते थे, ठीक है, सीड नट फ्रूट्स खाया करते थे, बिल्कुल एप ही थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कार्निवोर्स नहीं थे, ये भी फ्रूट्स सीड पर जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, ये कनेक्टिंग लिंक थे, तो इनमें एप जैसे गुण भी थे और आप बोल सकते हो मैन जैसे कैरेक्टर भी थे, ठीक है, एप मैन बोलते हैं इनको। जबकि प्री हिस्टोरिक मैन में होमो हैबिलिस की बात करता हूं तो होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब है स्किल्सफुल, इनमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, ये हैंडीमैन बन चुके थे, इन्होंने स्टोन की चीजें बनानी चालू कर दी थी, स्टोन के हथियार बनाने चालू कर दिए थे, पत्थर को कैसे यूटिलाइज करना है सीख लिया था इन्होंने, ठीक है, इसलिए हैंडीमैन बोलते हैं, हैबिलिस बोलते हैं इनको। जबकि इरेक्टस की अगर बात की जाए तो इनकी बैकबोन सीधी हो चुकी थी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी। इनके फॉसिल तीन जगह मिले हैं, जावा में तो जावा मैन बोलते हैं, पैकिंग तो पैकिंग मैन बोलते हैं, हिडलबर्ग, ठीक है, तो हिडलबर्ग मैन बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फॉसिल मिले हैं वो जावा में मिले हैं, और जावा मैन फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए यहां से कार्निवोर्स स्टार्ट होते हैं। होमो इरेक्टस में जावा से कार्निवोर्स, इससे पहले प्रोबेबली नॉट ईट मीट, ठीक है, यहां से मीट खाना चालू कर दिया था इन्होंने इरेक्टस से। इन्होंने फायर को मीट के पकाने में यूज कर दिया, स्टार्ट कर दिया था, प्रोटेक्शन में भी यूज स्टार्ट कर दिया था। ये डिफरेंट टाइप के कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए अपने स्टोन यूज किया करते थे, हथियार बनाने चालू कर दिए थे इन्होंने, ठीक है, तो यहां से कहानी चालू हुई थी। जबकि निएंडरथल की बात करता हूं तो निएंडरथल में सिविलाइजेशन चालू हुआ था, स्पीच सेंटर डेवलप हो गए थे, बोल करके आपस में बातों को कम्युनिकेट करते थे,
समझ रहे हो? इन्होंने घर बनाने चालू कर दिए थे, कोई मर जाता था तो उसके साथ उसके सारे चीजें उसके गाड़ दी जाती थी। इनको मानता इनको इनका इनकी मान्यता थी कि आत्मा अमर है, यह आदमी मर गया है बट इसकी आत्मा जिंदा है, इसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी डेड बॉडी के साथ सारे सामान रख दिए जाते थे। ये एनिमल की खाल को एज अ कह सकते हो कपड़ों की तरह यूज किया करते थे। ये छत घर बनाया करते थे, ठीक है, लोगों को दफनाया करते थे। तो सिविलाइजेशन यहाँ से चालू हो गया था निएंडरथल से। क्रो मैग्नन ने एक खास चीज स्टार्ट की थी, इन्होंने केव में गुफाओं में पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। समझ रहे हो? इन्होंने गुफाओं में पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, जो बहुत बड़ी बात थी। तो पेंटिंग की जब भी बात आएगी क्रो मैग्नन। और होमो सेपियंस सेपियंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, उसने एनिमल्स को एग्रीकल्चर में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां से एग्रीकल्चर, यहां से केव पेंटिंग, यहां से सिविलाइजेशन, यहां से मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। और ये हैंडीमैन थे। हो गई कहानी खत्म? हुई नहीं हुई बताओ? यही कहानी है। इसको मैं एक बार रिटन फॉर्म में और बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ओरिजिन ऑफ मैन, पहले पहले ड्रायोपिथेकस आए, रामापिथेकस आए। ये इनके फॉसिल नहीं मिलते हैं रामा के, तो अभी थोड़े इंडिया में मिल जाते हैं। ये अफ्रीका यूरोप में थे, ये इंडिया में थे। लगभग 15 मिलियन ईयर एगो, समय याद रखना है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल एप जैसे ही थे, एप लाइक, ये मैन जैसे थे। ये भी फ्रूट सीड नट खाते थे, तो कोई कॉमन बात है। लगभग एनसीईआरटी आगे लिखती है 3 से लेकर 4 मिलियन ईयर एगो इन्हीं के कुछ पूर्वज 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पाए गए, ठीक है। मैन लाइक प्राइमेट्स थे, होमिनिड फीचर इनके अंदर आ गए थे, ठीक है। इथोपिया और तंजानिया, मैंने जगह जगह नहीं भूलनी है आपको, समय और जगह। इथोपिया और तंजानिया में इनके फॉसिल देखने को मिले हैं जो 4 फीट हाइट रखा करते थे। समझ रहे हो? लगभग 4 फीट के थे। इथोपिया तंजानिया में इनके फॉसिल मिले हैं, ठीक है। लगभग 3 से लेकर 4 मिलियन ईयर एगो की बात है, ठीक है। यहां से कहानी चालू होती है, ठीक है। अब यहां से कनेक्टिंग लिंक आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करूं, क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद है, लगभग 2 से 5 मिलियन ईयर एगो, समय याद रखना है। ये पहले एप मैन थे। कनेक्टिंग लिंक है ना, एक तरीके से एप मैन है। होमिनिड यानी बाइपिटल लोकोमोशन इन्होंने चालू कर दिया था, यानी थोड़ा सा उठ के 2 पैरों पर चलना चालू कर दिया था। फर्स्ट इरेक्ट मैन थे, क्योंकि चलना चालू कर दिया था 2 पैरों पर। हाँ, कहां मिलते हैं? ईस्ट अफ्रीका। समय, जगह, क्रेनियल कैपेसिटी और फीचर, चारों चीजें इसके अंदर आ गई। इनके 2 एग्जाम्पल हैं, पर एनसीईआरटी ने इनके बारे में डिटेल नहीं दे रखा, बट मैंने एक लाइन याद करा दी है। याद कर लो तो अच्छी बात है, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है इन 2 पॉइंट्स को, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। अफ्रीकेंसिस का एग्जांपल अफ्रीकन एप मैन है, जिसको ट्वांग बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्वांग बेबी लगभग 4 से 5 साल की एक लड़की थी, ठीक है। ट्वांग जगह थी, वहां उसकी खोपड़ी मिली थी, इसलिए इनको लूसी बोलते हैं। एक एडिशनल पॉइंट्स हैं, एक जमाने में मतलब हम लोग कराते थे, पर एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, इच्छा पर डिपेंड करेगा, करो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लूसियम अफेरेंसिस को बोलते हैं, अफ्रीकेंसिस को हम अफ्रीकन एपमैन या ट्वांग बेबी बोलते हैं, बस, ठीक है। ये स्टोन वेपन्स यूज किया करते थे ओनली फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, ओनली प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और फ्रूट्स ही खाया करते थे, मतलब अभी तक कोई हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि ये मीट खाया करते थे, कोई एविडेंस नहीं है इनके हमारे पास, ठीक है। चलो, इसके बाद हम चालू करेंगे प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में देखो अफरे ये आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक, और होमो हैबिलिस में कराने वाला हूं, तो जरा सा अंतर है दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। होमो हैबिलिस और, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस, लूसी बोलते हैं इसको। प्री हिस्टोरिक मैन में 2 ही बताऊंगा, एक तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। हैबिलिस 200 मिलियन ईयर एगो ईस्ट अफ्रीका में इनके फॉसिल मिले, 2 बातें आ गई, ठीक है। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी मैं याद कराई चुका हूं हैबिलिस की, ठीक है, लगभग 800 तक पहुंच गई थी। स्किलफुल मैन थे, हैंडी मैन कह सकते हो इनको, टूल मेकर बोल सकते हो। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, प्रोबेबली नॉट ईट मीट, यहां तक कोई मीट नहीं खाता था। मीट खाना इरेक्टस ने चालू किया लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो। जावा, पैकिंग और हिडलबर्ग, ठीक है, इंडोनेशिया, बीजिंग और जर्मनी, 3 जगह इनके फॉसिल मिले हैं, इसी की बेस पर नाम रखा हमने। जावा मैन मेन है, इनके फॉसिल ज्यादा नहीं मिले, तो इन पे ज्यादा मत फोकस करना। जावा मैन मेन है जो इंडोनेशिया में मिले हैं। इनकी क्रिनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये कार्निवोर्स थे। फर्स्ट मैन यूज्ड फायर फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्शन, कुकिंग सब में यूज करते थे। और कंप्लीट इरेक्ट मैन थे जावा, कंप्लीट इरेक्ट मैन। ये यहां से कार्निवोरस वाला चीजें स्टार्ट हुई हैं जावा से। ये नाम किसके बेस पर रखे? जहां इनके फॉसिल मिले।
और फॉसिल में क्या मेजर करना है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी और इनके फीचर्स, बस 4 बातों पर फोकस करना है। 4 कॉलम बना के भी इनको याद कर सकते हो, ठीक है। कहानी है ये तो याद हो गया होगा। मॉडर्न मैन में 3 ही बताया मैंने, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस सेपियंस। इन सबकी क्रेनियल कैपेसिटी सिंपल है, 1400, 1650, 1400, याद हो गई। समय लगभग 1 लाख से 40,000 के बीच में ईयर बैक, ये लगभग 50,000 से 10,000 के बीच में, ये लगभग 10,000 ईयर बैक की बात है। निएंडरथल की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये ईस्ट सेंट्रल एशिया जगह हो गई, वहां इनके पाए गए। इनमें स्पीच सेंटर डेवलप हो गए थे, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ये हट बनाना चालू कर दिया था इन्होंने, अपने बॉडी को ढकना चालू कर दिया था ये, ठीक है। डेड बॉडी को दफनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा अमर है, इसको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। जबकि क्रो-मैग्नन ने पेंटिंग करना चालू कर दिया था, लगभग 1800 ईयर पहले इन्होंने पेंटिंग करना चालू कर दिया था। मतलब समझ रहे हो भाई, 50,000 से 10,000 के बीच में 18 आ रहा है, 1800 ईयर बैक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। जबकि बस पेंटिंग के अलावा होमो सेपियंस सेपियंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। बस ये मेन मेन बातें याद रखनी है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस रामाशिवाए, इनके बहुत ज्यादा फॉसिल नहीं मिलते। रामाशिवा इंडियंस, ठीक है, हिल्स में देखने को मिले थे, तो जो इंडियन हीरो को हम रामाशिवा बोलते थे, तो उसके नाम पर इनका नाम रख दिया, ठीक है। ये सब के सब फ्रूट सीड नट ही खाया करते थे और गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे चला करते थे, ठीक है, तो ज्यादा इनमें चेंजेस नहीं थे। क्रिनल कैपेसिटी भी लगभग उनके बराबर थी। चीजें स्टार्ट होती हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, ठीक है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन और एप, ठीक है। क्रिनल कैपेसिटी आपको याद रहेगी, लगभग 700 तक इनकी पहुंच चुकी थी, 650 से 700 800 तक इनकी पहुंच चुकी थी, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर हम बात करते हैं, ये एप मैन है, एप और मैन दोनों के करेक्टर मिलते हैं, ठीक है। बस लूसी, ट्वांग बेबी, ये थोड़े से आप चाहो याद रख सकते हो इनके नाम, ठीक है। फिर आगे बात आती है, प्री हिस्टोरिक मैन में 2 ही बताए मैंने, ठीक है। एक तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। हैबिलिस का मतलब है स्किल्स डेवलप हो गए थे, हैंडीमैन, टूल मेकर बोल सकते हो इनको, ठीक है, पर ये भी मीट नहीं खाया करते थे, ठीक है। हाँ, होमो इरेक्टस जावा पैकिंग हेडलबर्ग बोलोगे, इसमें जावा 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी थी। हाँ, इन्होंने फायर को डिस्कवर कर लिया था, पत्थर को रगड़ के, ठीक है, और फायर को प्रोटेक्शन, कुकिंग, ठीक है, इन सब में यूज करते थे, इसलिए कह सकते हो यहां से मीट खाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। क्लियर है बिल्कुल। और फिर मॉडर्न मैन आता है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस सेपियंस। तो निएंडरथल में सिविलाइजेशन चालू हो गया था, स्पीच सेंटर डेवलप हो गए थे, सेंट्रल एशिया में इनके फॉसिल मिले हैं, लगभग 1 लाख से 40,000 के बीच में इनके मैक्सिमम फॉसिल मिले हैं, ठीक है। जबकि क्रो-मैग्नन लगभग 50,000 से 10,000 के बीच में, लगभग 18,000 के आसपास यहाँ पर, ठीक है, आपको केव पेंटिंग देखने को मिली, इनका खास फीचर था। होमो सेपियंस सेपियंस 10,000 याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, बस इतना ही है, समझे। और लास्ट में एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, इस पर क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। इसमें पूछेंगे, ध्यान से देखो, ये एडल्ट चिंपैंजी की खोपड़ी है। अगर एडल्ट चिंपैंजी का मैं ह्यूमन से कंपैरिजन करता हूं तो मैच नहीं हो रहा, पर हां, अगर मैं इस चिंपैंजी के बेबी का ह्यूमन से मैच करूं, चिंपैंजी के बेबी की खोपड़ी का ह्यूमन से मैच करूं, तो इनकी खोपड़ी बहुत कुछ सिमिलर है। इसमें सिमिलर नजर आ रही है, यानी ह्यूमन और चिंपैंजी का बेबी और ह्यूमन एडल्ट, समझना, ये एडल्ट है, ये बेबी है। चिंपैंजी का बेबी और एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट की खोपड़ी काफी कुछ सिमिलर है, पर ये सिमिलर नहीं है ह्यूमन से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिमिलरिटी के बेस पर। किसकी सिमिलर करती है? बेबी की। एडल्ट की सिमिलर नहीं करती ह्यूमन एडल्ट से। यहां आकर के आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है, आपका सिलेबस भी एंड हो जाता है, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बेटा, ठीक है, नीट के लिए। और इस बार मैं चाहूंगा कि नीट फोड़ो आप, ठीक है। सिलेबस एंड करना एक बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी थी, जिम्मेदारी थी, ठीक है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पूरा कर लिया है। और अब क्योंकि सिलेबस खत्म होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यार अभी समय है, अभी समय है। आज सिलेबस खत्म हुआ है तो अभी हमारे पास इतना समय है कि हम 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समय चालू हो गया है आपके रिवीजन का, ठीक है। और
मंडे से हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कमर कस लो और रिवीजन पर, उल्टा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कहां पर? इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर, ऐप पर, यूट्यूब पर नहीं है। यूट्यूब पर निर्णायक चल रहा है, वो आपको पता ही है, जिसमें हम 11th वाले पोर्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी भी उसमें ऐड करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सैटरडे को जो है उसमें पूरी एनसीईआरटी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मंडे को जो है उसमें इवोल्यूशन के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक बार इवोल्यूशन आप देख करके आओगे, जिससे क्वेश्चन करने में आपको मजा आए। ये सेशन हो सकता है इवनिंग टाइम पर लगा हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर आपकी सारी क्लास लगेंगे, तो क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये एक एक्स्ट्रा सेशन रहेगा, नॉर्मल क्लास से हटके, क्लास के टाइम में इंक्लूड नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये मेरा अपना सेपरेट कर रहा हूं अभी मैं इसको, ठीक है। तरुण सर अपना खत्म कर देंगे, तो वो भी मेरे साथ हम लोग मिल करके, ठीक है, साथ साथ फिर पूरे बायोलॉजी का ऐसी सेशन चालू कर देंगे, ठीक है। अभी जूलॉजी का मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ मंडे से। कमर कस लो और ह्यूमन इवोल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इवोल्यूशन पर पकड़ नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो मिलते हैं मंडे के सेशन में, उससे पहले सैटरडे के सेशन में इवनिंग के अंदर, ठीक है। सैटरडे इवनिंग एक्सटीडी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हाईली कंसेप्चुअल है, और मंडे को ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ओनली प्रैक्टिस चलेगी, ताड़म समझ रहे ना, ताबड़ तोड़, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, ठीक है। फॉर नीट 2020 ऑल द बेस्ट, 2024, 2020 बोल गया, नीट 2024, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, और बस कमर कस लो, पर पॉजिटिव रहना। आज आज आपका सिलेबस खत्म हुआ है, तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। पार्टी सिलेक्शन के बाद कर लेंगे, पर हाँ आज एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर लेना कि यार अब तो यार हो जाएगा, टाइम पूरा टाइम है। रिवीजन के लिए एक टाइम चाहिए होता है, वो पूरा आपको ब्रैकेट मिल रहा है रिवीजन का, बहुत परफेक्टली सही तरीके से समय के साथ हम लोगों ने कोर्स खत्म किया है, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।